नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं हरिमोहन जी। हरिमोहन जी का स्वागत है। हरिमोहन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने टाइम दिया। मेरा सौभाग्य है आपके चैनल पर आया। जी दर्शकों, हरिमोहन जी से हम जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं, कहीं भी जो भी गतिविधियां होती हैं उस पर जरूर बात करते हैं, क्योंकि आपकी जियोपॉलिटिक्स पर विशेष नजर होती है। इजराइल केंद्र में है, यूएन में इजराइल बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। किस कमिटमेंट के साथ बोल रहा है? तो ये होता है बोलना, लेकिन सिर्फ बोल वचन तक नहीं है। लेबनान में जो उसने हाल किया है हिजबुल्लाह का, और आप ये देखिए कि हमास को खत्म करने के बाद, जब मैं ये कह रहा हूं कि हमास को खत्म करने के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया से अब इस समय सेफ गाजा की कोई पुकार सुनाई नहीं दे रही है, तो या तो हमास बिल्कुल ठीक है, शांत है, या नहीं है। इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। हिजबुल्लाह लेबनान बेस है, लेकिन लेबनान की स्थितियां जो है फिलिस्तीन से बिल्कुल अलग है। लेबनान में हिजबुल्लाह एक शिया आउटफिट है, ये हम सबको पता है, लेकिन वहां सुन्नी भी है। जितने विध्वंस के, राक्षसों के विध्वंस के जितने फुटेज आ रहे हैं, उतने ही उसी लेबनान की, उसी सीरिया से जश्न मनाने के वीडियोस भी आ रहे हैं। अब ये जश्न कौन मना रहा है? ऐसा क्या है कि इस्लाम के ये दोनों फिरके, शिया सुन्नी, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के मौत पर खुशी मना रहे हैं। आप सोचे जरा, जो घर के अंदर होने वाली मौतें, यानी इस्लाम नाम के घर के अंदर होने वाली मौतों पर इतना जश्न हो रहा है, तो फिर काफिरों को मारने का आनंद ही कुछ और होता है। हरिमोहन जी, ये चल क्या रहा है? और इन सबके बीच में अब जो दिखाई दे रही है, जिस तरीके से डेलिबरेटली हिजबुल्लाह ने अपने एक सुरंग, जो कि बड़ी व्यवस्थित सुरंग दिखाई दे रही है, जिसके अंदर गाड़ियां जा रही हैं, बाइक्स जा रहे हैं, बड़े बड़े लॉन्चर व्हीकल्स जा रहे हैं, वो जारी करता है। यानी कि वो ये बताना चाहता है कि आपने पेजर वगैरह उड़ा लिए हैं, लेकिन हम जो है कहीं और पेश कर रहे हैं। दूसरा, इजराइल पीछा छोड़ नहीं रहा है। ये इजराइल को कितनी कास्ट कर रही है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि आज की लड़ाइयों में कास्ट, वो किस कीमत पर लड़ा जा रहा है, ये बड़ा फैक्टर है। हिजबुल्लाह की स्ट्रेटेजी क्या दिखाई दे रही है आपको? और इजराइल की स्ट्रेटेजी तो दुनिया देख ही रही है। चल क्या रहा है? भैया धन्यवाद, आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के लिए बुलाया, बातचीत करने के लिए बुलाया। एक्चुअली आप इसे दो पार्ट्स में देखिए, दो की बल्कि हमने ऐसे ही डिस्कशन किया था 3 पार्ट्स में। और मुझे याद है मैंने आप ही के चैनल पर एक बात बताई थी कि अल्टीमेटली अलग अलग डायमेंशंस में अगर आप इस वॉर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक वॉर चल रहा है इजराइल वर्सेस ईरान, एक वॉर चल रहा है सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान, एक वॉर चल रहा है अमेरिका वर्सेस चाइना, जो सारे एक ही जगह पर अपने अपने इंटरेस्ट्स को देखते हुए लड़ाई जा रही है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पे हमला किया, पहले हमास को धोया, फिर हिजबुल्लाह पे हमला किया। हम इस चीज को देख चुके हैं कि भाई कल तो जो हसन नसरुल्लाह था उसको खत्म कर दिया गया, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया। और खबरें इस तरीके से हैं कि या तो वो बहुत बुरी तरीके से घायल है या फिर जो है पूरे तरीके वो खत्म हो चुका है। केवल 2 बंदे मारे गए हैं, पूरे 8000 के करीब रॉकेट्स दागे गए, जो भी था बॉम्ब्स और रॉकेट्स, पूरा का पूरा एरिया जो है वो बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया, हेडक्वार्टर खत्म कर दिया गया लेबनान के अंदर। लेकिन 2 बंदे मारे गए हैं और लगभग 146 या 76 कुछ ऐसे जो है वो घायल है। 15 जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड हैं, यानी 15 भी आप ये देख लीजिए कि खत्म हो सकते हैं। 2 की जगह 17 हो गए, 8000 बम गिराए 17 हो गए। इसका मतलब ये है 17 ही खत्म हुई। इसका मतलब ये है कि इजराइल ने पहले से एक जिसे कहते हैं एडवाइजरी जारी कर दी थी कि भैया इस इलाके को खत्म कर दो। ओके, हम यहां पर जो ग्राउंड पर देख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह। इजराइल की सेनाएं लेबनान के बॉर्डर पे हैं, टैंक लेबनान के बॉर्डर पे हैं, अंदर एंटर करने की तैयारी कर रही हैं, और जिसे कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप और हाउस टू हाउस चेकिंग की जाएगी, और एक एक करके सारे घरों को चेक किया जाएगा या बिल्डिंगों को चेक किया जाएगा कि कहीं पर जहां जहां पर भी हथियार, मिसाइलें, गोला बारूद मिले उसे खत्म किया जाए। ओके, डन। एक लड़ाई है, लेकिन दूसरी लड़ाई, हमारी बात जो हमारे हुई थी उसे कंफर्म किया यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर
बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 मैप दिखा के, एक हाथ में मैप पकड़ा हुआ था, हरे रंग के जितने भी थे उन्हें कहा था द ब्लेसिंग्स। इंडिया से लेकर अरब कंट्रीज में यूएई, सऊदी अरेबिया से लेकर शायद बहरीन उसमें है, बहरीन से लेकर कुवैत नहीं है उसमें, सऊदी अरेबिया, लेबनान, इजराइल, इन सबको तो कहा द ब्लेसिंग। कैन यू इमेजिन, अरब कंट्रीज को इजराइल कह रहा है द ब्लेसिंग, जिसमें अगर 6 अरब इजराइल वॉर देखी जाए तो 6 अरब अरब इजराइल वॉर काउंट होती है, यानी अरब जो है वो 6 लड़ाइयों से। और बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में खड़े होकर 2 पोस्टर लहरा रहे हैं, एक को कह रहे हैं द ब्लेसिंग्स, दूसरा हमने एग्जैक्टली यही बात की थी जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा द कर्स। ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, ये हमने बात की थी, मुझे अच्छे से याद है। हमारे पिछले वीडियो को हमारे सारे दर्शक देखे तो हमें पता लगेगा कि हाँ, हम बिल्कुल उसी डायमेंशन में देख रहे थे। अब इसका नेक्स्ट लेवल देखते हैं भैया। अल्टीमेटली क्या है कि असलियत में जो आपको वहां पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 3 तरीके की वीडियोस आई है। 3, एक वीडियो आई है तेल अवीव के पब से, जहां पर वो नारे लगा रहे हैं कि इन हिजबुल्लाह गया, हिजबुल्लाह गया, और जो भी एक्सवाइज, वो सारे हैं ज्यूज अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस 70-80 साल में हम लोग बड़े परेशान होकर अपनी जमीन को कब्जा करने के लिए इंच बाय इंच लड़े हैं, तो वो हमारा अब लास्ट जो एक एफर्ट है वो काउंट होना चाहिए, इसे ऐसे देखा जाए। क्योंकि इजराइल को अगर आप देखेंगे तो शुरू से हम इजराइल के 4 मैप मोटे तौर पर देखते हैं। सबसे पहला मैप 1948 का है, जहां पर इजराइल ने बहुत छोटे से इलाके पे, जिसमें तेल अवीव भी है, उस पर क्लेम किया था, उस पर कब्जा कर लिया था, और दुनिया कहती है कि इजराइल को ये छोटा सा देश दे दो और पैलेस्तीन जो है वो साइड में पड़ा रहे, साइड में बना रहेगा। उसके बाद 2 लड़ाइयां और होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थी 1967 वॉर। और वो जो 1967 वॉर थी, असलियत में जो आज के दिन इजराइल का हम मैप देख रहे हैं वो सारा 1967 वॉर के अंदर डिसाइड हुआ था। उसके बाद इजराइल लगातार थोड़ा अपना इलाका कब्जा करता गया, और 2000 तक, अप्रोक्सीमेट 2008 तक इजराइल ने हमास के साथ, इजराइल ने पैलेस्तीन, अरब सबको हरा के, सारी कंट्रीज को हरा के अपने कंट्री को बनाया। लेकिन अप्रोक्सीमेट 1973 में जब यौम किपुर वॉर हुई थी, तो यौम किपुर वॉर में एक चीज डिसाइड हो गई थी कि अरब कंट्रीज अब, मेरा बात ध्यान रखिएगा, अरब कंट्रीज अब इजराइल के सामने खड़े नहीं हो। यहां तक कि इजिप्ट ने तो इजराइल को मान्यता दे दी, लेबनान ने भी मान्यता दे दी कि, और ये कहा कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, पैलेस्तीन जाने, इजराइल जाने। ओके, यहां तक मामला, यानी इजराइल ने फर्स्ट फेज ऑफ वॉर में इन 2 कंट्रीज को हराया, मतलब अरब कंट्रीज को हराया। अरब उसके बाद इजराइल का विरोध तो कर रहे थे, रिकॉग्निशन देने से मना कर रहे थे, लेकिन इजराइल से लड़ नहीं रहे। उसके बाद खड़ा होता है पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासिर अराफात वाली, वो हमले करते हैं। और यासिर अराफात जो है वो अप्रोक्सीमेट 92-93 तक, जब तक वो फर्स्ट इंतिफादा हुआ था, तब तक पूरे के पूरे इजराइल से लड़ रहा था। लेकिन वहां वेस्ट बैंक अलग लड़ रहा था, गाजा अलग लड़ रहा था। वहां पर भी इजराइल ने क्या किया, यासिर अराफात का जो पीएलओ था उसे खत्म किया, और एक लिबरल गवर्नमेंट फॉर्म में अरब्स को और खासकर पैलेस्टीनियंस को भी गवर्नमेंट में साझेदारी दी, और पूरे वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स वगैरह को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसका एक तीसरा पार्ट था, जब यासिर अराफात ने इजरायली प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिला लिया, तो भैया तीसरी लड़ाई शुरू होती है, तीसरा फेज शुरू होता है। वो शुरू होता है हमास वाला, हमें इसे समझना होगा। वो शुरू होता है हमास का, और हमास उस लड़ाई को इजराइल से लड़ रहा था। अब प्रॉब्लम क्या आई कि हमास ने वो इंतफादा पहला वाला किया, उसके बाद 2008 में इजराइल ने ये कहा कि ठीक है, तुम्हें गाजा चाहिए, हम गाजा दे देते हैं, और जो भी यहां पर इजरायली लोग बसे हुए हैं उनको जबरदस्ती, इनफैक्ट उनके मकानों से खींच खींच के बाहर निकालकर इजराइल खुद अपने वाले इलाके में लेके आया, और गाजा की पूरी स्ट्रिप 20 किलोमीटर चौड़ी, 140 किलोमीटर लंबी जो थी, वो उठा के उनको दे दी। क्या नाम है,
गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीनियंस को। उम्मीद ये थी कि पैलेस्टीनियंस वहां खुशी खुशी रहेंगे और इसराइल को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन गाजा स्ट्रिप में वेस्ट बैंक पे क्योंकि इसराइल का कब्जा था तो उसने बड़ा कंट्रोल रखा जेरूसलम के ऊपर और वेस्ट बैंक के ऊपर। गाजा स्ट्रिप के ऊपर इसराइल ने कहा तुम अपना खुशी से जियो खाओ, ना हम तुम्हें परेशान करेंगे ना तुम हमें करो। वहां पर कब्जा होता है हमास का। एंड फ्रेंकली मजे की बात यह है कि पीएलओ को खत्म करने के लिए हमास खड़ा किया गया और हमास इसराइल ने इस लेवल पर खड़ा कर दिया कि पीएलओ खत्म हो गया, लेकिन हमास ने पीएलओ की जगह ले ली। जो पहले दुश्मन पीएलओ होता था अब वो दुश्मन हो गया हमास। अब हमास के खिलाफ लड़ाई है, इसे हम अभी 2 मिनट तक देखते हैं। इसे हम 2 मिनट में देखेंगे कि इसराइल हमास के खिलाफ वो लड़ाई खत्म हो गई। अब असलियत में एक तीसरा पार्ट भी था, हमें 90s को समझना पड़ेगा। 1990 के दशक में जब यूएसएसआर खत्म होता है और ईरान जो है वो अपने आप को यूं समझ चुका था कि ईरान अकेला खड़ा है और अमेरिका के खिलाफ वो खड़ा नहीं हो सकता और सऊदी अरेबिया उसको जीने नहीं देगा। तो ईरान की जो रजीम थी उसने अपने प्रॉक्सी खड़े करने शुरू किए। सद्दाम हुसैन ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। याद कीजिए गल्फ वॉर हुआ था, उसके अंदर ईरान इराक वॉर हुआ था। हम गल्फ वॉर कहते हैं, ईरान इराक वॉर हुआ था। सद्दाम हुसैन ने ईरान को खड़े नहीं होने दिया। दूसरा पार्ट, ईरान हमेशा से सपोर्ट करता था सीरिया के बशर अल असद को। अच्छा, मजे की बात यह है बशर अल असद शिया और सीरिया की पॉपुलेशन सुन्नी, और इराक जो है वो सुन्नी शिया पॉपुलेशन और सद्दाम हुसैन सुन्नी। मतलब रिवर्स, जहां शिया पॉपुलेशन है वहां सुन्नी बिठा दिया, जहां सुन्नी पॉपुलेशन है वहां शिया बिठा दिया। यह अमेरिका का शुरू से तरीका रहा है। लेकिन ईरान ने एक खेल और खेला था, ज्यादा से ज्यादा शिया मुस्लिमों को लेबनान भेजना शुरू किया। इस लड़ाई को देखिएगा। हाँ, लेबनान के अंदर क्या था, जो आज लड़ाई है उसकी रूट्स तो देखिए। खेल 3 तरफ से अलग अलग था। लेबनान 85-86% की क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी। अब उस टाइम पर लिबरलिज्म का दौर था, आओ बाहें फैला के सबको गले लगाएं वाली बात थी। वो जो शत्रु बोध था वो क्रिश्चियंस का खासकर लेबनान के अंदर से खत्म कर दिया। अब वो दोबारा से वो जो शत्रु बोध है वो जैसे हिंदुओं का खत्म हो रखा था और वो दोबारा से विकसित हो रहा है, वैसा ही क्रिश्चियंस का शत्रु बोध भी खत्म किया गया लिबरलिज्म उदारवाद के नाम पर। आओ बहे फैला के दुनिया को एक बनाएं, दुनिया को नेक बनाएं, दुनिया को गले लगाएं। लेबनान वालों ने गले लगाया। 1975 तक आते आते लेबनान की 85% पॉपुलेशन रह गई 45% और वहां पर सुन्नियों की पॉपुलेशन हो गई 55%। लेकिन 1970s की बात बता रहा हूं, तभी 1975 के आसपास लेबनान में गृह युद्ध होता है और पावर का डिवीजन होता है, और एक हिस्सा पावर का शियाओं को सुन्नियों को मिलता है और एक हिस्सा जो है वो क्रिश्चियंस के पास रह जाता है। ईरान ने देखा यार यहां तो सऊदी अरेबिया बाजी मार गया, यहां तो सऊदी अरेबिया जो है वो लेबनान के ऊपर कब्जा कर गया। लेबनान के अंदर पावर सऊदी अरेबिया के बाद सुन्नियों के पास है। यहां से लेबनान ने ईरान ने भर भर के अपने शिया लड़ाकों को भेजना शुरू किया रिफ्यूजी की फॉर्म में, और साउथ लेबनान में बसाना शुरू किया इजराइल के बॉर्डर पे। यहां से 1990s के दौर में जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन लेबनान के अंदर एंटर करती थी वो थी शिया की। अब लेबनान के अंदर 3 बड़ी पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेट 22-23% या 28% या 32% क्रिश्चियंस बचे हैं। अप्रोक्सीमेट 30-35% के करीब शिया हैं और ऐसी इतनी ही पॉपुलेशन सुन्नियों की है। यानी 2 मेजर पॉपुलेशन, एक बड़ा पॉपुलेशन शिया का, एक बड़ा पॉपुलेशन सुन्नी का, एक बड़ा पॉपुलेशन क्रिश्चियंस का। और वहां पर लेबनान में तीनों ने अपनी अपनी पावर्स को डिवाइड कर दिया। शियाओं के पास अपनी पावर है, सुन्नियों के पास अपनी, जैसे क्रिश्चियंस का प्रेसिडेंट होता है, एक का प्राइम मिनिस्टर होता है और इनका स्पीकर। ईरान ने हिजबुल्लाह को हमेशा सपोर्ट किया। अच्छा, अमेरिका रही सही कसर, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अपना दबदबा यहां पर बढ़ाने के लिए और रशिया को खत्म करने के लिए सद्दाम हुसैन का खत्म कर दिया।
सद्दाम हुसैन एक ऐसा पर्सनैलिटी था जिसने ईरान को उसकी औकात में रखा। सद्दाम हुसैन ने सीरिया को भी उसकी औकात में रखा और सद्दाम हुसैन ने अरब वर्ल्ड को भी उनकी औकात में रखा। सद्दाम हुसैन ने सबको उनकी औकात में रखा, वो सबसे लड़ता रहता था। और अमेरिका ने क्या किया, जाके सद्दाम हुसैन को मार दिया। अब यहां जो आज लड़ाई है उसमें उस सद्दाम हुसैन को कमजोर करके रखते तो फिर भी ठीक था, आपने उसे जान से मार डाला। तो हुआ ये कि ईरान को रोकने वाली कोई पावर मिडिल ईस्ट में बची ही नहीं। उसके बाद अमेरिका ने सोचा कि यार सद्दाम हुसैन को तो मार दिया, बशर अल असद को भी मार देते हैं। रशिया कहता है इसको हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। याद कीजिए 2014 में आईएसआईएस सीरिया के अंदर जब खड़ा हुआ था, इराक और सीरिया वाला आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, बशर अल असद के सपोर्ट में आके खड़ा हो गया रशिया। अब अमेरिका का ये ऑपरेशन रह गया अधूरा अधूरा। और भैया देखो, एक्चुअली जहां तक मुझे समझ में आता है, ये वॉर अमेरिका कभी खत्म करता ही नहीं। 1971 में इंदिरा गांधी ने जिस बांग्लादेश में अमेरिका को, पाकिस्तान को हराया था, अमेरिका हारा था, पाकिस्तान नहीं, अमेरिका हारा था। निक्सन और हेनरी किसिंजर के कनपट्टे पे जोरदार तमाचा मारा था इंदिरा गांधी। आज जो शेख हसीना को भगाया गया, उसकी सरकार को उखाड़ा गया, दोबारा से इस्लामिक रूल बांग्लादेश में लाने की कोशिश की जा रही है और इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है। मैं उसे देख रहा हूं कि 53 साल के बाद अमेरिका ने वहां पर अपना एक बदला लिया है, या यूं कहें जहां जो लड़ाई वो हारा था वो लड़ाई दोबारा से जीत गया। और जिस वेपन से हारा था वो वेपन्स, उसी वेपन से उसने वो लड़ाई जीती। जिस लेडी के बाप को इंडिया ने हथियार बना के बांग्लादेश के ऊपर एक तरीके से अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया था, उसी लेडी को भगाकर अमेरिका ने अपना दबदबा एस्टेब्लिश कर दिया 50 साल के बाद। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी स्कॉलर्स क्या मतलब जो बड़े स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्या कहते हैं, वो इसे किस तरीके से देखते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। वही लड़ाई जो 2014 में अमेरिका पीछे हट गया और हार गया था, वो लड़ाई दोबारा शुरू कर रहा है। अमेरिका चाहता है इराक और सीरिया पे उसका कब्जा हो। अब सीधे सीधे वो नहीं लड़ सकता और बराक ओबामा वाली गलती दोबारा वो करने के मूड में नहीं है। और चाइना एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हुआ है जिसे खत्म करना उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो अब चलते हैं 2014 में कौन कौन सी पावर उस टाइम पर खड़ी हुई थी। मैं सोच कर देखिए, इजराइल जो है वो सरेंडर, एक तरीके से शांति चाहता है 2008 में। 2014 आते आते उसके सामने सारी पावर्स खड़ी हो गई। लड़ाई 2014 में पहली लड़ाई शुरू करी गई यूक्रेन के अंदर, जब क्रीमिया पर रशिया ने हमला किया और कब्जा किया। आज जो चल रहा है उसकी नींव वहीं रखती, वहीं से डिसाइड हो गया था कि लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। 2014 में दो कांड हुए थे। पहला, रशिया ने क्रीमिया पे हमला करके क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, यूक्रेन हार गया। दूसरा, आईएसआईएस ने इराक और सीरिया में एंटर करके झंडा बुलंद कर दिया, सद्दाम हुसैन को हरा दिया और उसके बाद सीरिया को हरा दिया। सीरिया के आधे से ज्यादा इलाके पे कब्जा कर लिया। अमेरिका ने उसका बहाना बना के खुद एंटर किया, आईएसआईएस से लड़ने का ड्रामा क्रिएट किया और इराक के अंदर अपनी आर्मी बिठा दी और सीरिया के अंदर अपनी आर्मी बिठा दी। सीरिया के बड़े हिस्से में आज भी अमेरिकन आर्मी है और इराक के अंदर अमेरिकन आर्मी है। सोचिए, अमेरिका को दो इलाकों के ऊपर अपनी आर्मी बिठाने का मौका मिल गया, यानी अमेरिका वहां प्रेजेंट है मजबूती के साथ। अब आप सोचिए, ये लड़ाई वहां पर रुकी नहीं। एक आर्मिस्टिस हुआ था छोटा सा 2015-16 के अंदर कि ठीक है यार तू इस पे कब्जा करेगा, ओके डन। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या है वो देखिए। ये इसका नेक्स्ट लेवल ये है कि 2020 जब चाइना के साथ लड़ाई शुरू हुई तो रशिया और ट्रंप ने लड़ाई शुरू कर दी। तो रशिया और ईरान को किसी भी तरीके से रोकना था और ईरान ने पैरेलली अपने प्रॉक्सीज खड़े कर दिए। अब दोबारा उसी इलाके में आ रहे हैं। 2022 में हालात ऐसे बना दिए कि रशिया वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शंस। रशिया को यूक्रेन में हमला करना पड़ा, उसमें घुसना पड़ा और जैसे ही उसमें घुसना पड़ा
एक फेज शुरू हो गया। जब 2022 फरवरी 2022 में रशिया थक चुका, मतलब एंटर करता है और अक्टूबर आते आते थक चुका है, हार चुका है, हाफ रहा है, वही हमास जो इजराइल ने खड़ा किया था वो इजराइल पर हमला करता है, और हमला ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत ब्रूटल है, लेकिन रिएक्शन उससे ज्यादा ब्रूटल था, हद ब्रूटल रिएक्शन था। और जैसे ही वो रिएक्शन था, आप ये देखो ना, जैसे ही हमास के ऊपर हमला होता है, यूरोप और अमेरिका के अंदर जबरदस्त प्रोटेस्ट होते हैं। वो प्रोटेस्ट एकदम से आपको नहीं लगता गायब हो गए? पूरा पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट गायब हो चुके हैं, है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसको समझिए, असलियत में सारा प्लान था। वो क्या था उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, कि वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमास के अगेंस्ट, और 1 साल तक हमास से लड़ते हैं। और ये पक्की बात है, सितंबर के अंदर G20 की मीटिंग में डिस्कस हुआ कि यूरोप को रिवाइव किया जाएगा। यूरोप के अंदर जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखे हैं उसको रिवाइव करने के लिए इंडिया से यूरोप तक की रेलवे लाइन, पाइपलाइन सब बिछाई जाएगी, और कैसे भी करके इंडिया को अपने अकॉर्डिंग बोल्ड करने की कोशिश है। इंडिया को पता है कि मेरी जरूरत है तो भाई मैं बोल्ड होऊंगा नहीं। तो एक लड़ाई इंडिया से भी चल रही है, और इस इंडिया को दबाए रखने के लिए बांग्लादेश के अंदर आग लगाई गई है कि इंडिया को फैक्ट्री तो बनाए, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, 20-30 साल के लिए, लेकिन इस आग को सुलगा के, बांग्लादेश की आग को सुलगा के इंडिया के आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दे कि इंडिया से फैक्ट्रियां दोबारा यूरोप और अमेरिका भागे। उसके ऊपर फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इंडिया को एक मार्केट की फॉर्म में, प्रोड्यूसर की फॉर्म में देखा गया, और यहां से सामान यूरोप तक जाएगा, और यूरोप के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल किया जाएगा। चाइना BRI बना चुका है, इंडिया का एक रोड बना दिया जाएगा, दोनों आपस में कॉम्पिटिटर रहेंगे। अब इसका तीसरा पार्ट देखिए, उस ट्रेड रूट को सिक्योर करने के लिए भी तो आपको दोनों के दोनों आतंकवादी संगठनों को उखाड़ के फेंकना है। तो गाजा वालों को मार मार के 100 किलोमीटर उधर कर दिया इजिप्ट में, और हिजबुल्लाह वालों की धुनाई अब शुरू हो चुकी है, और 10 दिन के अंदर हिजबुल्लाह को घुटनों के ऊपर ला दिया गया है। अब मुझे एक बात बताइए भैया, सिंपल सी, कि हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने का नेक्स्ट लेवल आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता कि 2014 में जो बशर अल असद के अगेंस्ट एक लड़ाई शुरू की गई थी वो दोबारा आगे बढ़ाई जाएगी? हिजबुल्लाह को खत्म करके अगला लेवल सीरिया का, सीरिया के अंदर बशर अल असद के अगेंस्ट, उसके बाद इराक के अंदर जितना भी ईरान का एक डोमिनेंस है उसको, उसके बाद ईरान में अभी एंटर नहीं करेंगे, उसके बाद हूती को खत्म करा जाएगा ताकि वो जो ट्रेड रूट रेड सी वाला है वो शांत हो, और उसके बाद ईरान की रेजीम चेंज की जाएगी, ना कि ईरान को खत्म किया जाएगा, क्योंकि ईरान में एक एंटी रेजीम सेंटिमेंट पहले से मौजूद है, तो उसके शहरों पे बम नहीं बरसाए जाएंगे। वो अभी हाल में भी वहां के यूथ खड़े हुए थे। ईरान ने एक खास काम और बढ़िया किया है कि ईरान ने कभी भी अपने घर में सांप नहीं पाले। उसने यमन में पाले, उसने इराक के अंदर पाले, उसने सीरिया में पाले, उसने हिजबुल्लाह के अंदर हमास में पाले, अपने घर में नहीं पाले। अपने घर में आर्मी है, बहुत तगड़े वाला कंट्रोल है, कोई भी फोर्स उसके घर में नहीं खड़ी हुई जो कि जिसे कहते हैं कि छिपी हुई फोर्स हो या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में काम करती। तो ईरान की ये खास बात, तो वहां तो रजीम चेंज कर दी तो भी काम चल जाएगा, रजीम चेंज नहीं तो कम से कम आर्म्ड अटैक करके आर्मी उनको सरेंडर करवा के, तो ये चीज एक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा, अब आप उसमें लास्ट आपका क्वेश्चन था कि आपने वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे थे, तो जो लेबनान में नजर आए वो थे क्रिश्चियंस, ठीक है, जिनकी पूरी की पूरी 1975 से पहले वाली पावर उनसे ले ली गई, और उनको बिल्कुल, अब तो वो जरा सी आवाज उठाते तो उनको मार डाला। ब्रुटैलिटी जैसे इंडिया में भी आप देखते हैं, जरा सी बात पे सरपंच से जुदा, तो उनको खुश होने का, पर तेल अवीव का हमने बता दिया। और ये वीडियो यहां से, तीसरी वीडियो आ रही है सीरिया से सेलिब्रेट करने। सीरिया में बैठे हुए सुन्नी, और सुन्नियों को दुश्मनी है शिया रजीम जो बशर अल असद की है उससे, और वो जो बशर अल असद है ना भैया, असलियत में खेल वो उसके अगेंस्ट, और उन्हें पूरा भरोसा है कि ये जो लड़ाई चल रही है ये अगला नंबर ये बशर अल असद का होगा, और उन्हें
1960s जहां तक मुझे याद है, बशर अल असद का बाप भी था, एक असदी नाम था उसका भी, उसकी अब्दुल्ला असद कुछ ऐसा ही नाम था, उसकी रजीम में शुरू होता है और 60s से लेकर अब तक लगभग 60 साल की जो इनकी रजीम है उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। और यहां सऊदी अरेबिया और लेबनान और या जो भी अरब कंट्रीज देख रहे हैं, कुवैत को छोड़ दे और कतर का, खासकर कतर को छोड़ दे, तो एक सुन्नी रजीम पूरे इलाके में दोबारा से डोमिनेट करती हुई नजर आएगी और मेनली वो सुन्नी रजीम होगी जो कि रेडिकल इस्लाम को सपोर्ट नहीं करती। हमें ये समझना होगा। और इजराइल के ऊपर हमास के वॉर का एक और वार का जो था या लड़ाई जो थी, इसका एक और हमने असर देखा यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज से लेकर गलियों में। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से भरोसा है कि अल्टीमेटली इसका असर ये हुआ कि पूरे यूरोप में और अमेरिका में भी एंटी इस्लामिक, खासकर एंटी रेडिकल सेंटिमेंट्स उभर के आ गए। और अभी भी खबर है कि इटली से लेकर, जर्मनी से लेकर, नीदरलैंड से लेकर डेनमार्क तक 2 लाख के करीब रिफ्यूजीज को या इलीगल माइग्रेंट्स को भगा दिया गया। इसके ऊपर भी कभी वीडियो करेंगे। मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा, बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर मतलब लंबी चौड़ा जिसे कह सकते हैं कि प्रोसेस चल रहा है। इसे मैं प्रोसेस कहूंगा क्योंकि बड़े सारे इवेंट्स, बड़े सारे सफाई अभियान, मैं इसको, जैसे मोदी जी ने यहाँ स्वच्छता अभियान शुरू किया था ना, तो ये मुझे एक लग रहा है, अच्छा इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन था, लेकिन आपने जो ये पूरा सिलसिलेवार जो पूरा एक चार्ट खींचा है, उससे ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दूल्हा भले इजराइल है, लेकिन जो उस बारात का मालिक है वो तो सैम है, एक चीज। दूसरी चीज ये दिखाई दे रही है कि रेडिकल इस्लाम के मामले को कंट्रोल किया जा रहा है, ये सऊदी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें भी दिखाई दे रहा है, ये बात एक समझ में आ रही है। तीसरी बात जो कि G20 के हवाले से आपने भारत का, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई भारत तरीके से अपनी जरूरतों को बढ़ा रहा है और वो जरूरतें अगर बढ़ रही हैं तो उसकी पूर्ति भी होनी है। मैन्युफैक्चरिंग हब, मेक इन इंडिया, ये सारा कुछ क्या है। और इतना तो कम से कम भारत 2014 के बाद से होशियार समझदार हो गया है कि अनवाई नहीं कोई लूट के चला जाएगा, तो अरे भाई तुम ट्रेन ट्रैक बनाओ, उसकी सेफ्टी देखो, बढ़िया है, हम चाइना से कंपटीशन करेंगे, हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, उसको काम मिलेगा। अगर भारत की मैन्युफैक्चरिंग से दुनिया कैटर होती है तो इसमें हमारा भी है। कुल मिला के क्या ऐसा लगता है कि ये सब कुछ व्यापार को सुगम बनाने के लिए हो रहा है, इसमें अजहब मजहब ये सारी चीजें कहीं है ही नहीं? भैया देखिए, जो सत्ता का संघर्ष होता है, सत्ता का, हम लोग सोचते हैं कि केवल जो राजा है या प्रधानमंत्री है केवल सत्ता में वही है, नहीं। सत्ता में असल में 3 चीजें होती हैं मोटे तौर पर, जिसमें एक तो राजा है जिसके पास राजनीतिक शक्ति है, दूसरा व्यापारी वर्ग होता है जो उस राजा को सपोर्ट करता है, जो कि आर्थिक शक्ति प्रदान करता है, और तीसरा एक धर्म कहो या विचारधारा, दोनों में से कोई भी। अमेरिका में एक विचारधारा, कई बार वो फिलॉसफी हो सकती है, कई बार वो मजहब हो सकता है, राइट। सऊदी अरेबिया में एक धर्म है, पाकिस्तान में एक धर्म है। जो मानव संसाधन लेके आता है, ह्यूमन रिसोर्स लेके आता है उस पावर को मजबूत करने की, 3 चीजें हैं। और सत्ता में ये जो हमारे जो 3 थे, मतलब हमारे भी जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 को सत्ता का केंद्र क्यों माना गया, और बाकी क्षुद्र वो कौन है? अगर मोटे तौर पर देखें, हालांकि बहुत से स्कॉलर्स, जो बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो इससे चीज से डिसएग्री करेंगे, मैं तो कोई थिंकर हूं नहीं, डिसएग्री करेंगे, लेकिन आप मोटे तौर पर एक देखिएगा कि असली में सत्ता गांव से लेकर हर किसी की किसके पास होती थी? इन 3 के पास। एक का लठ होता था, वो कहता था ऐसे करो, दूसरे के पास पैसा होता था, वो पूरे गांव की इकोनॉमी चलाता था, तीसरे के पास एक धर्म दंड होता था, वो कहता था इस रूल के अकॉर्डिंग, इस विचारधारा के अकॉर्डिंग, इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और वो तीनों चीजें बाकी इस पूरी तीनों की व्यवस्था में जो नहीं था उसे कहा गया क्षुद्र। उसमें वो क्षुद्र पांडे भी हो सकता था, वो क्षुद्र, और उसका जाति से कोई मतलब नहीं, ठीक, उसका कोई लेना देना था नहीं।
कभी नहीं। हाँ यही चीज दुनिया में भी है, और वो आज हाँ यही तीन सत्ता के केंद्र हैं, और बिल्कुल ठीक, तीनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। बिल्कुल ठीक। और हरमोहन जी अब आप, सवाल हाँ हाँ एक लास्ट सवाल इसमें ये है कि ये तीनों के तीनों जो निचला पायदान है या सामान्य जनमानस है, जैसे वर्ण व्यवस्था में सामान्य जनमानस को शूद्र कहा गया, उसका सरनेम से कोई लेना देना नहीं, ठीक। उसे अपने साथ कितना लेके चलता है। तभी आप देखोगे कि एक हमारी सरकारें ऐसी भी थी 2014 से पहले, खासकर मेनली जो क्रिश्चियन गवर्नमेंट आई थी, वो क्या कर रही थी, वो नीचे की जो जनता थी उसको कन्वर्ट कर रही थी बड़ी तेजी के साथ। क्यों कन्वर्ट कर रही थी? ताकि इस क्रिश्चियन जनता को अमेरिका और यूरोप की जनता से कनेक्ट किया जा सके ऑन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी, बिल्कुल ठीक बात। जब हमारे यहाँ इस्लामिक शासन होता था तो उसने बड़ी तेजी के साथ बहुत ज्यादा संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़वाया ताकि वो कनेक्टिविटी बने, ताकि वो सऊदी अरेबिया या किसी से भी कनेक्ट हो सके। ठीक बात, आज ठीक यही बात। तो लड़ाई तीसरे पक्ष में चल रही है, जिसे हम धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं। वो तीन लड़ाइयां, वो तीनों के तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? चाहे वो वक्फ बोर्ड की लड़ाई की फॉर्म में हो गई, चाहे किसी भी फॉर्म में होगी, वो क्यों लड़ रहे हैं? वो इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि उन्होंने सत्ता के लिए जो मानव संसाधन है, वो मानव संसाधन, बताइए मैं किसी भी लड़ाई में क्यों शामिल होऊंगा? क्यों शामिल होऊंगा? मेरे को क्या फायदा? क्या मैं राजा बनूंगा? नहीं। राजा को मैं क्यों सपोर्ट? जब तक मेरे से राजा या मैं राजा से कनेक्ट नहीं कर पाऊं। तो वो या तो विचारधारा, कोई एक ग्लू चाहिए, ठीक बात है, कोई एक तो ग्लू चाहिए। एक और लाभ लेने वाला ज्यादा दिन आपका सगा नहीं होता, ये याद रखिए। शेख हसीना ने लाभ लेने वालों की एक लाभार्थी वर्ग तो तैयार किया, धार्मिक समर्थक वर्ग तैयार नहीं किया। और यही कारण था कि जिस समय पर वो धार्मिक समर्थक वर्ग थोड़ा सा भड़का, लाभार्थी वर्ग गायब हो गया। और यही होता है। अब आप ये देखो ना, केजरीवाल के केस के अंदर भी लाभार्थी वर्ग जो है, जैसे ही वो धर्म को थूक और ये जिहाद विहाद दिखाई देता है, वो गायब हो जाता है। ये चीजें बिल्कुल, ये यूनिवर्सल सच है, ये तो एक यूनिवर्सल सच है। अच्छा, जैसा कि ये अब पूरी चीज समझ में आ रही है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि अब ये वाला जो एक आनंद है भाई, जो सामने दिखाई दे रहा है, जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसमें तो ये चलिए आनंद आ रहा है, लेकिन फिर आदमी कंफ्यूज हो जा रहा है कि अरे यार ये सुन्नीस क्यों नाच रहे हैं, उसका भी आपने पूरा खाका खींचा। मैं अपनी हर बातचीत में भारत को इसमें से क्या हासिल होने वाला है, और जब मैं ये कहता हूं कि भारत को इसमें से क्या हासिल होने वाला है, तो मैं ये मानता हूं कि भारत का मतलब सनातन, भारत का मतलब हिंदू, क्योंकि इसके अलावा भारत का और कोई मतलब नहीं हो सकता। हमारे हाथ में क्या आएगा, बिल्कुल अंतिम कंक्लूडिंग रिपोर्ट इन सारे बवालात के बाद। बस थोड़ा लंबा हो जाए तो मेरे 5 रुपए मत काटना। एक्चुअली क्या है, देखिए हमारे समाज का, आप इतिहास के पन्ने थोड़े से अगर पलट के देखेंगे, अब बहुत से लोग पता नहीं कैसे कहते हैं, मतलब कहते रहते हैं मुझे कि आप पता नहीं कहां कहां की चीजें इतिहास में ढूंढ के लेके आते हैं, मेरे को दिखाई उसमें देती है, मैं क्या करूं। देखिए बंगाल से शुरू हो जाए, बंगाल एक बीमारू राज्य में है, बिहार भी बीमारू राज्य में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, अभी योगी आने से पहले तक आप ऐसे ही काउंट करेंगे, हरियाणा और थोड़ा सा पंजाब को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान भी बीमारू है, मध्य प्रदेश भी बीमारू है, छत्तीसगढ़, मतलब आप उत्तर भारत के राज्य उठाओ, हरियाणा पंजाब छोड़ दीजिए, आपको सारे बीमारू मिलेंगे। आप नहीं तो कर्नाटक, केरल और वेस्ट बंगाल के बारे में क्या कहेंगे? क्या केरल, शुरुआत तो मैंने बंगाल की बात की है। अच्छा, कर्नाटक और केरल जो है भैया, एक्चुअली क्या ना, कर्नाटक और केरल अपनी नीतियों की वजह से बर्बाद है। रिसोर्सेज उनके पास खूब हैं, अपॉर्चुनिटीज खूब है, अवसर खूब है। कर्नाटक कांग्रेस राज में आके अब बर्बाद इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया। कर्नाटक जो है वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का एक एग्जांपल है, हम उस पर फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। केरला जो है वो कम्युनिस्ट अप्रोच की एक जो आइडियोलॉजी है, समझ जाती है। कभी यहाँ पर ठीक है, इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से हमारा क्या, हमको क्या हासिल?
उन दोनों का भी जियो पॉलिटिकल सिनारियो से लेना देना नहीं है। केरल का तो एक वो मेरे ख्याल से कौन सी वाली पॉलिसी है जिसके अंदर वहां पर जो बेलदार मजदूर वगैरह होते हैं वो देखने तक के पैसे ले लेते हैं, और यहाँ तक कि इसरो भी इस चीज से परेशान है कि अगर मेरे को एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पर देना भेजना है तो वहां पर मजदूरों को मुझे काम ना करवाने के नाम का भी पैसा देना होता है, क्योंकि वो देख के खड़े होकर देख रहे थे। कुछ ऐसे पेरूवल्ली समथिंग कुछ ऐसी नाम है उस प्रथा का, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जगहों पे तो कोई इंडस्ट्री खड़ी ही नहीं हो सकती, क्योंकि वहां मजदूर डिसाइड करता है कि मैनेजर तेरी ऐसी तैसी, तू मुझे इतने रुपए देगा तो मानूंगा वरना भाड़ में जा। यानी अगर मेरे को तो डर लग रहा है कि अगर मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरा और मैंने अपना सामान खुद उठा लिया और वो कुली मेरे से फिर भी अगर 150 रुपए चार्ज करेगा तो भैया ऐसी उसमें तो फिर मैं केरला क्यों जाऊं। इतनी सी बात का नहीं है, सवाल ये है मैं वहां कहां फंसूंगा। तो उन दोनों को एग्जाम्पल्स को हटा देते हैं। असलियत में देखिए भैया, यहां ये जो पूरा प्रोस्पेरिटी थी ना, जब ये उत्तर भारत की जो प्रोस्पेरिटी है हमेशा से, आप ये देखिए सिल्क रूट से कनेक्टेड है। जब इंडिया की डायरेक्ट रीच सिल्क रूट से हुई है तब कलकत्ता या सोनारगांव से लेकर जो बांग्लादेश में था वहां से या ढाका से एक रूट चलता था, पहले गंगा नदी के किनारे फिर जमुना, बिल्कुल वो सबसे मेजर पूरा जिसे हम कहते थे वो पूरा पेशावर, मुल्तान, काबुल होते हुए सिल्क रूट तक। यानी यहां से जो काफिले चलते थे वो सारे के सारे उस रूट पे जाके कनेक्ट होते थे और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया और नीचे यूरोप वगैरह तक, और खूब जम के चलता था। अब बीच में आ गया पाकिस्तान। इस पाकिस्तान ने इंडिया के इस ट्रेड रूट को कर रखा है बंद, और उसके पीछे का लॉजिक ही ये है, पाकिस्तान जानता है कि अगर उसने ये ट्रेड रूट खोल दिया तो पाकिस्तान को तो मिलेगा सिर्फ टैक्स, टोल टैक्स, लेकिन इंडिया की ये जो ब्लड वेसल उत्तरापथ वाली जो बंद पड़ी हुई है, ये जब चलने खुल जाएगी, दौड़ने लगेगी, तो ब्लड सप्लाई जब बढ़ेगी तो ये प्रॉस्परस दोबारा से हो जाएगा, क्योंकि खाने पीने की इस पूरी बेल्ट में कमी है नहीं, पैदावार की कमी है नहीं, पैसा, अब बस व्यापार नहीं है। व्यापार क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बंद सा है। अगर वो पूरा खुल जाएगा तो एक अलग ही लेवल होगा। अब आपने पूछा इसका फायदा क्या है। भारत सरकार ने क्या किया है, कलकत्ता से लेकर और सूरत तक का NH6 के पैरेलली एक जो प्लस साइन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कॉरिडोर जो था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसके ऊपर फोकस किया। यानी कलकत्ता से दिल्ली और कलकत्ता से सूरत और बीच के जितने भी हैं सब हाईवेज, और हाईवेज का, एक्सप्रेसवेज का एक जाल जैसे ही डेवलप करना शुरू किया। बिहार उसमें थोड़ा पिछड़ रहा है, यूपी ने काफी कुछ किया है। और मैं जानता हूं कि आप लखनऊ से जब बाराबांकी जाते होगे या गोरखपुर जाते होगे तो 20 साल पहले में और आज में क्या फर्क होगा, कुछ बता सकते होगे कि एक्सप्रेसवे होने के बाद तो ऐसा लगता होगा कि यार अरे मैंने दिल्ली से लखनऊ ड्राइव किया हुआ है और एक निगम से BCO बहुत फर्क है, ठीक बात, आसमान का। अब ये सोचिए, ब्लड वेसल्स होती है सड़कें, ये खुल गई। प्रॉब्लम ये आपका सामान कहां बेचे, हमारी मार्केट तो यूरोप है, पाकिस्तान मान नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली कांडला पोर्ट से लेकर बॉम्बे पोर्ट तक से जो हमारे ट्रेड रूट्स खुलेंगे उनको हमारी डायरेक्ट रीच इस ट्रेड रूट से, ये हमारी डायरेक्ट रीच जो होगी यहां से यूरोप तक। हालांकि देखो सबसे बढ़िया ट्रेड रूट वो होता है कि एक ट्रक के ऊपर सामान लादा, कंटेनर लादा, और वो कंटेनर लास्ट तक चलता जा रहा है, चाहे वो ट्रेन के थ्रू हुआ चाहे वो ट्रक के थ्रू, किसी एक सिंगल ट्रांसपोर्ट मोड से इधर से उधर करके पानी के जहाज से कैसे भी करके जा रहा है तो जाना चाहिए। ये फायदा है इंडिया का। और चाइना से कंपनियों ने भागना शुरू कर दिया है और वो इंडिया में आ रही है, और तेजी के साथ इंडिया के अंदर आ रही है वो कंपनियां। तो वो जो कंपनियां इंडिया के अंदर आ रही है, 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास का चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो चुका है। तो वो जो इतना पैसा शिफ्ट हुआ है वो फैक्ट्रियां और रोजगार लेके आ रहा है। तो भारत के लिए रोजगार होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और सब चीजें होंगी।
इसीलिए ये सारा कांड हो रहा है और इसलिए भारत बिल्कुल चुप है। फिलिस्तीन से तो बात कर रहा है, हमास और हिजबुल्लाह के नाम पे कुछ नहीं कह रहा, ठीक है मारो। सऊदी अरेबिया चुप है क्योंकि उसको फायदा है, ठीक। यूएई चुप है, लेबनान चुप है। ईरान ही क्यों है? क्योंकि इसने मुझे शामिल नहीं किया और ईरान की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि उसका पूरा डोमिनेंस खत्म हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर साहब जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ की आम जनता जो है, क्योंकि देखिए जब बहुत ज्यादा तप जाता है, किलच जाता है ना कोई, तो फिर अगर उस गांव में अधिक बरसात भी हो जाए तो आदमी खुश होता है कि अच्छा हुआ उसका मोहल्ला डूब गया। तो ये एक ये फीलिंग है जो ये वीडियोस आ रहे हैं और इजराइल जो कर रहा है, धूम धड़ाम ये सब हो रहा है, तो एक ये गिल्टी प्लेजर जिसको कहते हैं वो एक यहाँ पर है। लेकिन इसके साथ साथ जो इसका बड़ा फायदा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर तुम खरपतवार, जंगल, कांटे ये साफ करोगे तो फिर फूल खिलने के तमाम अवसर बनेंगे। और दर्शकों हमें उम्मीद है कि जिस विस्तार से हरिमोहन जी ने इन चीजों को समझाया है, दरअसल जो कुछ भी चल रहा है इसमें केवल ऐसा नहीं है कि इजराइल दिवाली मना रहा है तो हम उस दिवाली को देख के खुश हों। और इसीलिए हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं दुनिया के मंगल ग्रह में भी क्या हो रहा है ये बात जरूर करता हूं, लेकिन अंत में मैं ये सवाल लेके सामने खड़ा हो जाता हूं अपने हर वक्त के कि भैया ये बताओ इस सब में हमारा क्या, यानी इस सब के बीच में भारत का क्या। और हरिमोहन जी आपने जिस विस्तार से बताया वो चीज समझ में आ रही है। शांति होगी तो आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और भारत बिल्कुल उस रफ्तार में, उस कन्वेयर पर, उस तैयारी के साथ खड़ा है जहां से उसे एक अच्छी रफ्तार वाली सड़क चाहिए। और अगर शांति होती है, हर जगह से एलिमेंट्स इस तरह के डिस्टर्बिंग खत्म होते हैं तो भारत को फायदा नहीं होगा सबसे ज्यादा तो और किसको होगा। हरिमोहन जी आपने हमें समय दिया, बहुत विस्तार से, बहुत डेप्थली आपने इस विषय को समझाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ इससे हासिल हुआ होगा, आपको एक नई दृष्टि मिली होगी। आप आराम से इस वीडियो को सुनिएगा, 2 बार में सुनिएगा, इसलिए हम लोगों ने वो जो एक खास भागादौड़ी रहती है उसका आज हमने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। और इसीलिए मैंने कह दिया 2 बार में सुन लेना, इसीलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, 2 बार में सुन लेना प्रभु, जरा सवा पे भगा के सुन लेना। हरिमोहन जी की आवाज बहुत क्लियर है, आराम से समझ में आ जाएगी। हरिमोहन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। आप हमारे और हरिमोहन जी दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार।